हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। जीओसी कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, इसके अंदर इफेक्ट्स देख लेते हैं कौन सा होता है। परमानेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है। परमानेंट में कौन से हो जाते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस का इफेक्ट। और टेम्पररी के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? ऑपरेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। इनके अंदर पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन इस इफेक्ट को थर्ड कार्बन के बाद में। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस आई ग्रुप की बात कर लेते हैं। प्लस आई ग्रुप जो जाता है वो कौन सा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं सारे के सारे। इसको अगर अपने को याद करना है तो कैसे रखेंगे? चटनी नहीं ऑरेंज कूर्ग। क्या याद करेंगे? चटनी नहीं ऑरेंज कूर्ग। ठीक है, और इसका ट्रुथ डेयर है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, माइनस आई ग्रुप के अंदर माइनस आई है। अब देखो प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस मतलब हो जाता है दानी। ठीक है, दानी है यानी कि क्या हो जाएगा? ये दे रहा है, डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा ये। और माइनस यानी कि बुराई है, यानी कि लेने वाला है। लेने वाला है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल अल्कोहल अलगान नहीं बेंजीन है। ठीक है, और जहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हो जाता है? इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अगर अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी इससे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप जो जाता है ना, COOH ग्रुप, इसकी अपन लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ जो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो अगर इसके माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई की क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और माइनस वाला क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला था, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यानी कि कहीं पे भी माइनस आई होगा तो वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। गॉट इट? तो इसको डिस्टेंस नंबर पावर, और अगर अपने को उस तरह से याद नहीं रहता कि किस पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्टेंस डू नॉट प्ले, इस तरह से अपन लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अपने को पूछ लेता है के का ऑर्डर पूछ लेता है, पी के का पूछ लेता है। सबसे पहले ये बताओ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो ये एसिडिक कांस्टेंट यानी कि के डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। अगर के इंक्रीज कर रहा है तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के अकॉर्डिंग टू आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो उसके हिसाब से पी के क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर पी के डिक्रीज करेगा तो पी के भी बढ़ेगा। अगर पी के भी बढ़ेगा तो पी के ये के भी कम होगा, क्योंकि के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। अगर पी के बी क्या बढ़ रहा है तो के बी क्या होगा? कम ही तो होगा। तो उस अकॉर्डिंग अपन ने लिख लिया। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ी रही होगी। अगर ये बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा? कम हो रहा होगा। ठीक है, पीएच कम हो रहा होगा और पीओएच बढ़ रहा होगा। पीओएच बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कम होगा। तो अगर कभी भी अपने को पूछ ले इनमें से किसी का भी ऑर्डर, तो अपन किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमेशा बता सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल के अंदर भी सेम होता है, माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन क्या है? प्लस है। प्लस यानी कि प्लस जहाँ पर भी आया है तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लस है, अगर कार्बोकेटाइन है C प्लस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस आई के। प्लस यानी कि क्या हो जाता है? दानी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हो जाता है अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉट इट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लेते हैं। कार्बन आयन यानी कि नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ है यानी कि इसके साथ में क्या आएगा? माइनस आई जुड़ेगा। तो कार्बन आयन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाता है माइनस का आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्लस आई के। ठीक है, इतनी सी बात थी, बस पता चल गया इतना। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का जो हो जाता है वो किसकी तरह होता है? कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का सेम टू सेम होता है। बस इसके अंदर ये देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन की बात कर लेते हैं। अमाइन के अंदर 1 डिग्री अमाइन कौन सा हो जाता है? अपने हो जाता है RNH2। 2 डिग्री अमाइन कौन सा हो जाता है? R2NH। 3 डिग्री अमाइन कौन सा हो जाता है? R3N। ठीक है, अगर गैसियस फेस की बात करें तो क्या होता है? 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर एक्वस केस की बात करें तो 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हो जाता है किसके अंदर? एक्वस फेस के अंदर। ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा। एक्वस मीडियम के अंदर ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और ये इसका इथाइल का है तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री हो जाता है, और मिथाइल का है तो 2 1 3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कार्बोकेटाइन के लिए ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है? कार्बोकेटाइन के लिए हो जाता है, कार्बन रेडिकल के लिए हो जाता है, C डबल बॉन्ड C के पास वाली जो जाता है उसके लिए हो जाता है एप्लीकेबल। अल्फा कार्बन जो है वो कौन सा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पता चल गया, यानी कि C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे CH2 है। तो क्या इसके अंदर अल्फा कार्बन है? हाँ, ये वाला है, क्योंकि ये क्या है? इसके पास में कनेक्टेड है ये वाला। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका बता दो, C प्लस है, यहाँ पे CH2 है, इसमें है क्या? हाँ, ये है ना भाई। बस वैसे इस तरह से पता करते हैं।
इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो CH बॉन्ड इन्वॉल्व कर रहे हैं वो कितने होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H है उनके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इतना सा है। तो अब अपने को देखना है यहाँ पे ये कार्बोकेटायन, अब इसके अंदर देखो क्या अल्फा कार्बन है क्या, हाँ है, 2 है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इनके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो इस तरह से अपन लोग इन सब के अंदर देख सकते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजिली। स्टेबिलिटी अगर अपने को कंपेयर करनी है कार्बोकेटाइन की कार्बन रेडिकल की C डबल बॉन्ड C की, तो अपन लोग इस तरह से कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। सबसे पहले अपन लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, उसके बाद में अपन लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखा। जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है ना, वो पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, ऐसे जो अपन लोग पढ़ते जाएंगे वो सबसे पहले देखते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर प्रायोरिटी क्या हो जाती है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ओवरलैपिंग अप्रोच की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक कार्बन है, उसके पास में क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटायन है, एक कार्बन है उसके पास में कार्बोकेटायन है, तो इनके बीच में कौन सी वाली ओवरलैपिंग हो रही है, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, सिग्मा P ओवरलैपिंग, या फिर ये वाला, क्योंकि ये वाला क्या हो जाता है sp3s हो जाता है, ये वाला हो जाता है वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसलिए क्या हो रही है इनके बीच में सिग्मा P ओवरलैपिंग। इसमें हो रही है सिग्मा P ओवरलैपिंग लेकिन हाफ फील्ड के साथ में, इसके अंदर सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग हो रही है एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में C डबल बॉन्ड C के अंदर। रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इंडक्टिव पूरा देख लिया है, हाइपर कॉन्जुगेटिव पूरा देख लिया। अब अपन लोग फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, अब अपन लोग थर्ड देख रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली भी नहीं, बात भी नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो सारे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, मतलब रियल नहीं होते हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, एटम जो है वो मूव नहीं कर सकता, कोई भी एटम है ना रेजोनेंस के अंदर क्या करता है, मूव नहीं करता। ठीक है, जस्ट उसका जो ऐसे डबल बॉन्ड हो गया या फिर इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में, या फिर चार्ज डेवलपमेंट होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, इस तरह से। बस अगर कभी भी आपको रेजोनेंस देखनी है तो सिर्फ 7 तरीके से ही देख सकते हैं अपन लोग, उसके अलावा एक भी तरीका नहीं है जिसके अंदर रेजोनेंस होती हो। लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल। ठीक है, रेडिकल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस तरह से है, तो ये यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये वाला बैक बॉन्डिंग वाला हो जाता है। मैं आपको एक एक करके सब में समझाता हूँ। अगर लोन पेयर सिंगल डबल आ जाएगा तो लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर, इस तरह से याद रख लेंगे अपन लोग। ये देखो, लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर, ठीक है, और ये जो है डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा। बॉन्ड पेयर करना, और जैसे ये डबल बॉन्ड है वो इसमें हो जाएगा, वैसे ही पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर, इस तरह से हो जाता है सबके अंदर। तो इस तरह से सबके अंदर याद रखना है। पॉजिटिव सिंगल डबल है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर, और ये फिर लोन, ये हट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक जो पेपर है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर O3 का स्ट्रक्चर बहुत बनाने के लिए बोलते हैं, तो O3 का स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ हो जाता है। यहाँ पे O होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये नेगेटिव सिंगल डबल है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू, ये लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ हो भी गई है। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल के अंदर तो बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब देखो कभी भी अगर एक ये जैसे ए एटम है और ये कोई बी एटम है, ए के पास क्या है, एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और बी के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर बी के पास लोन पेयर है और ए के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो ए है, ये जो बी है, इसका जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, बी का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये कहीं पे भी लग जाती है क्या, बिल्कुल लग जाती है। अपने को हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 13 से लेकर 17 तक जितने भी होते हैं ना, उनके नीचे वाले सबके अंदर क्या हो जाता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल अपने को मिल जाता है। ठीक है, गॉट इट। वेकेंट पी की बात कर लेते हैं। वेकेंट डी का मिलता है 13 से लेकर 17 के बीच में जितने भी नीचे होते हैं उन सबके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाता है। गॉट इट। बी बोरोन के पास में है, जैसे ये इसके पास में है, इस तरह से वेकेंट पी ऑर्बिटल बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपको चलो कोई भी दो या फिर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया, आपसे पूछ ली स्टेबिलिटी क्या होगी, तो उसके 5 पैरामीटर होते हैं, उनको अपन लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने फर्स्ट चेक किया, अगर फर्स्ट मिला, अगर फर्स्ट प्रूव है तो ही सेकंड चेक करेंगे, अगर फर्स्ट के अंदर ही नहीं है तो फर्स्ट से ही अपन लोग बता देंगे। अब जैसे देख लेते हैं, इसके अंदर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, अगर मतलब किसी पे 0 चार्ज है और किसी के ऊपर चार्ज है तो इससे अच्छा न्यूट्रल वाला ही ज़्यादा होगा। चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी जो हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पाई बॉन्ड के। स्टेबिलिटी जो हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाते हैं। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि प्लस यहाँ पे और थ्रेड यहाँ पे माइनस है,
तो ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस दूर हो तो लेस स्टेबल। अब जैसे प्लस और माइनस क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो क्या है, लेस स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आसपास में है जैसे प्लस माइनस, तो क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो स्टेबिलिटी है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज की, आप वो किस तरह से देखेंगे, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह से देखेंगे। ये मैं भी आपको इसके बाद में बता भी दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपको बताई दिया लाइक चार्जेस है, तो ये सारी चीज़ें बता दी। डी लोकलाइज या फिर लोकलाइज लोन पे, डी लोकलाइज मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोकलाइज मतलब कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल सा है, यहाँ पे ब्रेड रूल लग जाता है, या मैंने आपको ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल, या देखो पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब डबल सिंगल डबल, ये इस तरह से आ रहा है ना, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये क्या है, पूरा का पूरा रेजोनेंस के अंदर। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल। अब यहाँ पे तो ये और ये दो आ गए, अगर यहाँ पे होता तो फिर ले लेते हैं, तो नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ पे आ गया, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये हो गया। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग सेम पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्लस एम है, अब मैंने आपको क्या बोला था, प्लस एम अगर कभी भी आएगा तो क्या होगा, लोन पेयर वाला जो है ना, उस चीज़ को अपन लोग देखेंगे। माइनस एम है मतलब प्लस एम, यानी कि जो फर्स्ट एटम है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोन पेयर है अगर। ठीक है, फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर है कनेक्टेड टू अल्कीन या फिर बेंजीन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम ग्रुप की बात कर लेते हैं। माइनस एम ग्रुप की देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड है अगर फर्स्ट एटम के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, अल्कीन है, इसके पास में जो है ना, इसके पास में क्या है, पाई बॉन्ड है अगर इसके पास, तो ये क्या हो गया, माइनस एम ग्रुप हो गया। या फिर प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी लग जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये पूरी की पूरी अल्कीन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये पूरा का पूरा CH3 है, तो यहाँ पे इसकी वजह से भी क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि प्लस एम है, अब CH3 क्या हो जाता है, एक प्लस एम ग्रुप हो जाता है। ये चीज़ अपने को पहले से पता है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्टिवेटर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक कंपाउंड CH3 इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ठीक है, माइनस एम ग्रुप की बात कर लेते हैं। माइनस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ये माइनस एम हो जाएगा इसके पास में। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है ना, ये जो क्या हो जाता है, ये डीएक्टिवेटर हो जाता है। ठीक है, डीएक्टिवेटर होता है, पर क्या होता है, डीएक्टिवेटर होने के बावजूद ये क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई है मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ाई है। तो ठीक है, ये दो चीज़ें थी बस याद रखने की, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले प्लस एम मतलब आपको पता चल गया, लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम कनेक्टेड टू अल्कीन या फिर बेंजीन, या माइनस एम यानी कि पाई बॉन्ड होना चाहिए पहले एटम पे। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। अब प्लस एम या फिर माइनस एम के अंदर देख ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से बता रखा है कि प्लस एम का क्या चक्कर है, माइनस एम का क्या चक्कर है। प्लस एम इफेक्ट जो हो जाता है वो मेटा पोजीशन पर कभी भी लगता। ठीक है, एम इफेक्ट जो है ना, जैसे ये क्या है, बेंजीन है एक। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो मेटा और यहाँ पे पैरा है, तो मेटा वाली पोजीशन के ऊपर कभी भी एम इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, कोई भी इंडक्टिव लग जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एम इफेक्ट नहीं लगता। बाकी यहाँ पर सब लगता है, यहाँ पर सब लगता है, यहाँ पर सब लगता है, यहाँ पर नहीं लगता। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ एम इफेक्ट में देख लेते हैं। कंपैरिजन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड की इंक्रीज कर जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड की, यहाँ पर ये क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके ऊपर क्या है, कोई ग्रुप लग रखा है। ठीक है, और ये क्या है, COOH है, यानी कि ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। COOH लग रखा है ना बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन तो हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक का एक आ गया, और ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर जो ग्रुप है वो बल्कि नहीं है, ठीक है, नॉट बल्कि यानी कि ट्रुथ डेयर है, आ जाता है OH आ जाता है NH2CnF। ठीक है, एक तो मैंने क्या बताया था आपको, ट्रुथ डेयर है आ जाता है, ठीक है, OH आ जाता है, या फिर NH2 आ जाता है, या फिर CN आ जाता है, या फिर फ्लोरीन आ जाता है, इस टाइप के कुछ भी आ जाता है, तो ये इनको अपन लोग बल्कि कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर बल्कि ग्रुप होना चाहिए, तभी तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो साइज ऑफ बल्कि मतलब साइज ऑफ ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब जैसे यहाँ पे 4 1 2, यहाँ पे देखो 2 लग सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग भी हो जाती है। प्रायोरिटी नंबर इज ग्रेटर देन साइज, जो प्रायोरिटी नंबर हो जाता है वो साइज से भी ज़्यादा डोमिनेट करता है। सबसे पहले बेसिकली अपने को अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या पता होना चाहिए, जो ग्रुप है, ठीक है, क्या ये इसके अंदर से तो नहीं है, सबसे पहले ये चेक कर लो, नॉट बल्कि तो नहीं है ये वाला, और नॉट बल्कि में क्या रहता है, ट्रुथ डेयर है, ट्रुथ डेयर है आ गया, OH आ गया, NH2 आ गया,
और CN आ गया या फिर फ्लोरीन आ गया, इस टाइप से इनमें से तो कुछ नहीं है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप हो जाएगा। और अगर एक वो बल्कि ग्रुप है तो बल्कि ग्रुप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है एसिडिक स्ट्रेंथ को। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसमें नहीं हो रही है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं, ये क्या है, एक बेंजीन है और ये इसके ऊपर ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड नहीं हो जाएगा, हो गया अगर बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड किस में टूटेगा, COO- के अंदर टूटेगा और H+ के अंदर टूटेगा। कभी भी अपन लोग जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये H बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है, और H+ ऐसे अलग से, क्योंकि एसिडिक में मीडियम के अंदर है ना, तो ये H+ ऐसे बाहर निकलना चाहेगा और COO- इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, COOH के ऊपर अगर यहाँ पे OH लग रखा है, ठीक है। OH क्या होता है, अगर आप ये बताएं, OH क्या हो जाता है, एक +M ग्रुप हो जाता है। OH क्या हो जाता है, एक +M ग्रुप हो जाता है, और ये क्या है, एक ऑर्थो के ऊपर सब्सटीट्यूटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये अगर ये ज़्यादा एसिडिक है तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ऐसा क्यों बन रहा है, अगर FON के कोई भी एलिमेंट्स के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो क्या हो जाती है, अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON के साथ में जुड़े हुए वाले के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो यहाँ पे O- भी पास में, और यहाँ पे ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रोडक्ट, ठीक है। नाइट्रोफिनोल की बात कर लेते हैं। नाइट्रोफिनोल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक तो सबसे पहले फिनोल बना दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। अब बताओ NO2 का लगाना है भैया, NO2 यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे है, NO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। मोर एसिडिक ऐसा क्यों हो गया, NO2 क्या हो जाता है, एक -M ग्रुप हो जाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड माइनस का I। इफ NO2 इज प्रेजेंट एज -M ऑन पैरा पोजिशन विच इज़ द मोस्ट स्टेबल पोजिशन, देन द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी वेरी मच, ठीक है। O- यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, H+ बाहर निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर OH, अगर यहाँ पे NO2 यहाँ पर होता तो बॉन्ड इन रिएक्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से होगा। तो पैरा का और अगर ऑर्थो का पूछ लेता तो पैरा इज़ ग्रेटर देन ऑर्थो ऑलवेज, गॉट इट। वैसे अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट यहाँ तक दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो ये यहाँ पे ये लगा रखे हैं ना, ये आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, याद करने की नहीं है। जिस बंदे ने एक बार GOC पढ़ा है उसको मेरे को नहीं लगता ये सब चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिकली यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप का ये ऑर्डर याद करना होता है, दूसरी चीज़ ये याद करनी होगी, तीसरी चीज़ ये याद करनी होगी। उसके अलावा अभी तक आपको कुछ याद करना है क्या, ये 4th चीज़ है यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि कब अपन लोग हमेशा जब चेक करते हैं ना M, H और I के अंदर, तो उसके अंदर अपन लोग कर तो लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक दो एक्सेप्शंस होते हैं कि भैया यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से चेक करना है, इसके अंदर इस तरह से चेक करना है। तो उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपन ने देखा था इंडक्टिव, फिर अपन लोगों ने देखा था हाइपर कॉन्जुगेटिव, फिर अपन लोगों ने देखा था मेसोमेरिक। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, मेसोमेरिक सबसे पहले चेक करेंगे, फिर अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव चेक करेंगे, फिर इंडक्टिव चेक करेंगे। इसके अंदर जनरली अपन लोग इस तरह से चेक करते हैं। लेकिन अगर कभी भी कौन से वाले ग्रुप आ जाए, OH आ जाए, NH2 आ जाए, कौन सा आ जाए, OH आ जाए, NH2 आ जाए, CN आ जाए, F आ जाए, जो नॉर्मल के ग्रुप थे ना इनमें से, ये देखो OH आ जाए, NH2 आ जाए, CN आ जाए, F आ जाए, या फिर C++ या फिर ये COOCH3 आ जाए, CONHCH3 आ जाए, तो अपन लोग +M जो है वो -I से, +M जो है वो I इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेट करेगा। गॉट इट। +M इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, I इफेक्ट, ठीक है। और ये I कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, -I से, +M इज ऑलवेज ग्रेटर देन -I। ओके, गॉट इट, नो इशू। अब यहाँ पर देख लेते हैं माइनस, अगर अपने कभी भी C के साथ में जैसे CBr3 आ गया, CCl3 आ गया, CX3 के अंदर यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी आ रहा है तो -I इज ऑलवेज ग्रेटर देन -H। अपन लोग -H हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर रहे हैं, इसकी जगह क्या करो, -I ज़्यादा अच्छे से चेक करेंगे। तो -I इज ऑलवेज ग्रेटर देन -H। अगर सिर्फ हेलोजन आ जाए जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कुछ भी चेक नहीं करना। क्या करना है, कुछ भी चेक नहीं करना, सिर्फ सीधा सबसे पहले -I चेक करेंगे। कभी भी ये नहीं देखेंगे कि भैया ये इसके अंदर +M इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपन लोग चेक करेंगे क्या चीज़, -I को चेक करेंगे, ठीक है। -I पावर किसकी ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता दिया था। फिर फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, इससे भी बता दिया था, ठीक है। और +M पावर के अंदर क्या हो जाता है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये सेम टू सेम ही हो जाता है, ठीक है। गॉट इट। तो कोई इशू नहीं है। ओवरऑल विड्रॉ पावर किसकी हो जाती है, आयोडीन की। विड्रॉइंग पावर यानी कि क्या हो जाएगी, विड्रॉइंग पावर यानी कि -I जो पावर है वो वाली, क्योंकि ये क्या करेगा, लेने वाली पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ये आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, ठीक है।
अब देख लेते हैं यहाँ पे प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर की भी बात कर लेते हैं अपन लोग। प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर की बात कर लेते हैं कि भाई प्लस एम ग्रुप जो है, प्लस एम ग्रुप कब लगता है? लोन पेयर जब फर्स्ट आइटम के ऊपर प्रेजेंट हो लोन पेयर, ठीक है, वो ग्रेटर हो जाता है ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन। इंटरनल कॉन्जुगेशन से तो ये ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ड्यू टू प्लस एच के अंदर भी प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, ये अपने को पता है। साइज़ डिफरेंस अगर कम है तो प्लस पावर क्या हो जाएगा? प्लस एम पावर ज़्यादा होगी। साइज़ अगर कम है, साइज़ डिफरेंस कम है तो प्लस एम पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ अपने को पता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली, इसकी भी अपन ने क्या करी, एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बना दी है। ये कहाँ से ये बन रखी है? सल्फोनिक। ये देखो, अब सबसे पहले मैं आपको किस तरह से बताऊंगा। सलमान से क्या हो जाएगा? SO3H। सलमान से हो जाएगा सल्फोनिक। ये इस तरह से याद रखना पड़ेगा अपने को, सल्फोनिक, स्क्वायरिक, इन सब चीज़ों को। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, सलमान से हो गया सल्फोनिक, पिक किया से हो गया। मैं पूरी एक बार सुना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में और कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई और पानी अल्कोहल के साथ। अलका बोली आह आह आह, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, सलमान से क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। पिक किया से क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड हो जाएगा। सकीना से क्या हो जाएगा? स्क्वायरिक एसिड हो जाएगा। दिन में से क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। कार से क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार से क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। मोना या फिर में से क्या हो जाएगा? मोना से हो जाएगा मोनो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। फिर खिलाई से हो जाएगा फिनॉल। आम से हो जाएगा अमोनियम। मिठाई से हो जाएगा CH3OH। पानी से हो जाएगा H2O। अल्कोहल से हो जाएगा ROH। ये 7। अल्का से हो जाएगा अल्काइन, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में आ यानी कि अमोनिया हो जाएगा, फिर अल्कीन हो जाएगा, फिर अल्केन हो जाएगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों को याद करना है, ये ट्रिक तो आपको इजीली याद हो जाएगी, पर जब तक आप इसको खुद के हाथों से लिखोगे नहीं, ठीक है, 1 मिनट लगा के, तो तब तक आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। तो क्या ये भी याद करना है? बिल्कुल याद करना है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली पूछी जाती है अपने को डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर। कभी ये दे देंगे और आपको सीधा यहाँ पे और इन लोगों के बीच में पूछ लिया, तो बंदा क्या हो जाता है? फंस जाता है, ठीक है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछी जाने वाली चीज़ है ये। एप्लीकेशन मैंने आपको बता रहा हूँ मैं साथ साथ में कि याद क्या करना है, ये सब कुछ याद नहीं करना है, बस जो याद करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली की बात कर लेते हैं। जो रिएक्शन है वो कब फॉरवर्ड जाती है? जब वीकर एसिड जब प्रोड्यूस हो रहा हो तभी फॉरवर्ड जाती है। स्ट्रॉन्गर एसिड है, रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब यहाँ पे वीकर एसिड का है बन रहा हो, तो ये रिएक्शन प्रोसीड इन प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड की बात हो जाती है। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है। अब ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और ये 31 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन है 2024, इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ये वाला क्वेश्चन आया था। इसके अंदर क्या पूछा गया था? बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो कांस्टेंट हो जाता है वो हो जाता है Kb। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन अगर बढ़ती है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या देखेंगे अपन लोग? यहाँ पर अमाइंस की ज़्यादा हो जाती है, अमाइंस की ज़्यादा हो जाती है इमाइंस की ज़्यादा हो जाती है अमाइड से, अमाइड की ज़्यादा होती है साइनाइड से। अमाइंस क्या हो जाते हैं? RNH2 हो जाते हैं, ठीक है। इमाइंस क्या हो जाते हैं? RCH डबल बॉन्ड NH हो जाते हैं, ठीक है। अमाइड्स क्या हो जाते हैं? RC डबल बॉन्ड NH2 हो जाते हैं, ठीक है। और साइनाइड्स क्या हो जाते हैं? RCN हो जाते हैं। बेसिकली अपन ने ये चीज़ देख ली, तो अपने को ये चीज़ पता चल चुकी है कि परसेंटेज देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैंने आपको जो अभी रिलेशन बताया था कि आपने को याद करना है, बिल्कुल करना है। लोकलाइज लोन पेयर इज ग्रेटर देन रीलोकलाइज लोन पेयर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। SIR इफेक्ट क्या हो जाता है? स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ये कब अप्लाई होता है? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई अपन ये कोई इफेक्ट लगा रहे हैं तो ये कब लगा रहे हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था वो वाला जो देखा था ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वाला। यहाँ पे क्या लग रखा था? COOH लग रखा था। तो यहाँ पे जो अपन लोगों ने देखा था उसके अंदर क्या है? बल्कि बेस वाला वो सिस्टम था। इसके अंदर क्या था? SIR इफेक्ट देख रहे हैं अपन। इसके अंदर क्या हो जाता है? ये अपन कब चेक करते हैं? 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में ऑर्थो पर G यानी कि G है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ऑर्थो पर अगर G है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है? G यानी कि बल्कि ग्रुप है। G क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ जो है अपनी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। गॉट इट? तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन लोग, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है?
जी भी है और यहाँ पे 1 2 3, अरे भाई साहब तगड़ी ब्रांचिंग हो रखी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे NMe2 है, बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री की ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NMe2 चलो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका कोई टंटा ही नहीं है। अब अपन देखेंगे ऑर्थो पे किसके है, ऑर्थो पे इसके, तो ये इसका ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, तो बिना कुछ सोचे समझे इसकी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल। स्टेरिक, अब SIP इफेक्ट यानी कि क्या हो जाता है, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये चीज़ हो जाती है। तो प्रोटोनेशन के अंदर देख लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये किस पे लग गई 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के अंदर ऑर्थो पर जी इफेक्ट होगा, जी होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। यहाँ पर क्या हो जाता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के अंदर, अगर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन क्या हो जाता है, NH2 हो जाता है। कभी भी NH2 है अगर इस तरह से प्रेजेंट है और NH2 के अंदर क्या है, यहाँ पर जी लग रखा है, तो क्या करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। गॉट इट। तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने को पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है, +M के या फिर +I के। वैसे मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर कभी भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है तो आप क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दो, उसके बाद में क्या करो, उसको उल्टा कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। गॉट इट। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे व्हाट दैट यू कैन डू फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। एंड इफ़ यू नो बेसिक स्ट्रेंथ देन यू कैन ईजीली राइट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, सो दैट्स नॉट एन इशू, यू कुड रिमेंबर। ये जो साइड वाली, ये लेफ्ट वाली साइड वाला जो था, यस दिस यू हैव टू रिमेंबर। एरोमेटिसिटी किस तरह से चेक करते हैं, सबसे पहले अपन लोग क्या चेक करेंगे, क्या वो साइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक है, साइक्लिक देख लिया, उसके बाद में क्या वो प्लेनर है, प्लेनर यानी कि क्या जो उसके साथ सभी आइटम हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। उसके बाद में क्या देखेंगे, क्या वो कॉन्जुगेशन के अंदर है, यानी कि लोन पेयर सिंगल डबल हो गया, नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है, वेकेंट और वाइटल सिंगल, लोन पेयर, इस तरह से क्या कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट है। और अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड होते हैं तो अपन लोग हक्कल जरूर लगाते हैं। उससे अपने को क्या पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, इस चीज़ का पता चलता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक भी फेल हो जाता है तो जो कंपाउंड हो जाएगा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और इसमें ऑर्डर किसका हो जाता है, एरोमेटिक इज ग्रेटर देन, नॉन एरोमेटिक इज ग्रेटर देन, एंटी एरोमेटिक। दिस इज़ द बेसिक ऑर्डर, ठीक है। अपने को ऐसे पता चलता है कि एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है। अगर अपने 4n+2 पाई, मतलब ऐसा हो जाता है 2 4 6 8 इस टाइप से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अपन लोगों को क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बेसिकली दिस इज़ द की विच वी कैन यूज़। अब यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपन लोग, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे डिपेंड करता है कि चीज़ क्या है। अब जैसे इसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पता नहीं है, अब अपन लोग आराम से बता सकते हैं पॉजिटिव सिंगल डबल है। सबसे पहले तो क्या है, साइक्लिक है, हाँ भैया है। ये क्या, sp2 हाँ भैया ये भी हो गया। अब अपन लोग थर्ड क्या देखेंगे, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, पॉजिटिव सिंगल डबल आ रही है, ये भी है। तो इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक तो है, पॉजिटिव सिंगल डबल ये साइक्लिक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या ये फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक इज ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव सिंगल डबल साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन के अंदर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2, एक एरोमेटिक कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, एरोमेटिक ही तो होगा दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो एंटी एरोमेटिक हो गया। डाइपोल मूवमेंट या फिर बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएगी सेकंड से, इसके अंदर क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएगी सेकंड से, रेट ऑफ प्रोटोनेशन के अकॉर्डिंग। रोटेशनल एनर्जी बैरियर के अंदर क्या होता है, अगर ये कोई एक कंपाउंड है तो अपन इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, तो प्लस या फिर माइनस के अंदर, तो अगर यहाँ पे प्लस में तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है एरोमेटिसिटी अपने को उसके अकॉर्डिंग तोड़ना होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव में यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाना होता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो इसके अंदर एक्स की जो है वो ज़्यादा हो जाएगी वाई से। रोटेशनल बैरियर क्या है, ये रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रिएक्टिविटी HX या फिर H2SO4 की देख लेते हैं। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये भी किस पे डिपेंड करती है, एरोमेटिसिटी पे ही डिपेंड करेगी, तो कोई इशू नहीं है। AgNO3 या फिर HbCl5 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी सेम टू सेम चीज़ हो जाएगी।
कि ये चीज़ टूट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। फिर अपन लोग देख लेंगे क्या क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं है। अब अपन लोग NH2 आ रहा है, जैसे ही नाइट्रोजन आ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर और नाइट्रोजन। क्या इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है? बिल्कुल है, सही बात है। तो मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है तो लेस, यहाँ पे क्या है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे मोर अवेलेबिलिटी है तो इसकी क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लेते हैं इस पर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा इफेक्ट है या अगर देखो बैक बॉन्डिंग लग रहा है कभी भी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग कैसे लगता था, अगर ये कार्बन अगर ये कोई एक एलिमेंट है, इसके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर ये कोई एक एलिमेंट है इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट कर देगा, इसके अंदर क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। और वेकेंट कौन सा हो जाता है, डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, सिर्फ 13 से लेके 17 के बीच के जो नीचे के होता है ना, उनके पास में हो जाता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अल्फा इफेक्ट या फिर बैक बॉन्डिंग देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे A आ गया। साइज डिफरेंस अगर कम है तो स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस, ठीक है। बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अब अपन लोगों ने जैसे जैसे देख रहे हैं, मैंने आपको बोला था वैसे वैसे इंक्रीज कर। बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर वो देखेंगे, सॉरी बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एरोमेटिसिटी देखेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट देखेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। बस 1 2 3 4 5 टोटल 5 इफेक्ट देखे। इतना ईजी है ना भाई ये चैप्टर। अगर तुमने एक बार अच्छे से इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया, उसके बाद में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस के जो थे ना वो मैंने बेसिकली इसी शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर रखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो +M + H + I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ये अपने को पता ही है। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 के अंदर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये पता करना होगा। तो सबसे पहले जिसके अंदर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से देख लेंगे अपन लोग। रिजिडिटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या लग रहा है, ब्रेड रूल लग रहा है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर दैन 2, ठीक है, क्योंकि ये टूटने का नहीं आसान से। स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड इज ग्रेटर दैन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कार्बन आ जाएंगे, इसलिए क्या स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। डांसिंग रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। डांसिंग रेजोनेंस क्या हो जाती है, बेंट पी ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बेंट पी ओवरलैपिंग। 3 की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि कार्बोकेटाइन की वेकेंट ऑर्बिटल फिल हो जाता है। अच्छा भाई, डांसिंग रेजोनेंस कब होती है, सबसे पहले तो ये बताओ, या फिर क्या होती है ये बता दो। कभी भी क्या है, कोई 3 की रिंग है, कितने की रिंग है, 3 की रिंग है अगर, या फिर ऐसी रिंग है जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो कि कार्बन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, तो अपन लोग उसमें क्या हो जाता है, डांसिंग रेजोनेंस लग जाती है। अब ये कब लगती है भाई, अगर अब तुम लोग अलग तरीके से याद करोगे तो तुम्हें याद नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम इस ऑर्डर को याद रखो, तुम्हें डांसिंग रेजोनेंस का अगर ऑर्डर याद होगा तो तुम इजीली किसी भी चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 की रिंग है, 1 2 3 रिंग है, इसकी सबसे ज़्यादा हो गई। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये आ गया तो इसकी हो गई। फिर pH3 C+ की हो गई, यहाँ पे दो रिंग की हो गई। फिर pH2 C+ H की हो गई, ठीक है। यहाँ पे pH2 C+ H की हो गई। फिर यहाँ पर किसकी हो गई, एक रिंग वाले की हो गई। फिर यहाँ पे pH2 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, Me3 C+ की हो गई। या फिर यहाँ पे क्या हो गई, pH3 था, pH2 था, अब यहाँ पे PHCH2+ की हो गई। 1 फिनाइल रेजोनेंस, 2 फिनाइल रेजोनेंस, 3 फिनाइल रेजोनेंस। गॉट इट। तो क्या आपको इस चीज़ को याद करना है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद करना होगा हमें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी कार्बोनाइन की किस तरह से अपन लोग किस पे डिपेंड करती है, कैसे अपन लोग देखते हैं, क्या अपन लोग करते हैं ताकि अपन लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देख पाए। इसके अंदर अपने को क्या होना चाहिए, अल्फा इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो वो वेकेंट डी ऑर्बिटल 13 से लेकर 17 के जो नीचे वाले होते हैं उनके अंदर सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन एरोमेटिसिटी, ये पता ही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हो जाता है -M -I, ठीक है, ये पता ही है। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बताया था, अगर CHX3 इस तरह से आपकी क्या है, कोई भी एलिमेंट्स है CH3 के टाइप के कोई भी एलिमेंट्स है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, उससे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर है हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ऐसा आपको कैसे पता चला, ये बताओ। एक तो सबसे पहले CHCl3 है,
ठीक है, और CH F3 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्लोरीन के अंदर क्या वीकेंड डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला 13 से लेकर 17 के नीचे वालों के अंदर होता है। तो क्लोरीन के अंदर होता है क्या? क्लोरीन के अंदर होता है भाई, क्योंकि ये क्या है 17 वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के अंदर होता है बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसकी ज़्यादा हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ मेसोमेरिक, हाइपरकॉन्जुगेटिव, इंडक्टिव पे। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ये चीज़ आपको पता ही है, तो आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाती है? ऐसी स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करती हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करती हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा किसके पास है? इनके पास है। न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाती है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़ होती है, जो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अंदर रिच होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन OH हो गया, मतलब हाइड्रोजन OH NH3 NH2 ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन भी होती है कुछ। तो यहाँ पे NH4+ की बात कर देते हैं। नाइदर ये क्या है? इवन नंबर या फिर न्यूक्लियर, ये किसी काम का नहीं है वैसे बेसिकली, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर लेते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का, अरे यार ये सब पता है अपने को। टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, ये सारी होती है, अपने को पता ही है अच्छे से तरीके से। एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं, ये अपने को पता है कि किस तरह से होता है। E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है? ये अपने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ाया है, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। इनोल कंटेंट की बात कर लेते हैं। अब हाँ भाई, ये वाला याद करना है, मेरे को पता है, मैं तुम्हारे इसकी ट्रिक्स भी बना के लेके आया हूँ। कीटो से इनॉल कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 नंबरिंग कर दो, ठीक है। 2 3 का डबल बॉन्ड जो है ना, तो ये जो 1 और 2 का बीच का डबल बॉन्ड है, उसको 2 3 के बीच में शिफ्ट कर दो, और थर्ड का हाइड्रोजन फर्स्ट के ऊपर दे दो, ठीक है। इस तरह से होता है। या फिर ठीक है, इस तरह से ही कर सकते हैं। के इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। वो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा इसके अंदर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनोल अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? इनोल कंटेंट। जितनी ज़्यादा के इक्विलिब्रियम उतनी ज़्यादा इनोल कंटेंट। जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। क्या याद रखना होगा अपने को? कीटो फॉर्म जो हो जाती है वो मोस्ट स्टेबल हो जाती है इनोल फॉर्म से। कीटो इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, गॉट इट। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी देख लेते हैं इनोल की, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एरोमेटिसिटी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजोनेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। क्या आपने को ये चीज़ पता थी? ऑलरेडी पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन क्या हो जाता है? असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन क्या हो जाता है? असाइक्लिक बीटा डाइकीटोन के अंदर क्या हो जाता है? 1 2 3 इस तरह से ये लगा दिया, ठीक है। अब भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कंपेयर इनोल कंटेंट, इस टाइप से जो टोटोमेरिज्म के, जो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बन के आते हैं, उसके अंदर क्या है अपने को हार्ड लगते हैं। तो अगर अपने को ये जो कंटेंट पता है ये इतना सा, तो अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी इनोल के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे अपन लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड वो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 मेंबर का चीलेट बन रहा है यहाँ पर, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 जैसे ही अपन लोगों ने करा, तो 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड अपन लोगों ने 2 3 पे शिफ्ट कर दिया, और थर्ड का हाइड्रोजन अपन ने फर्स्ट को दे दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा का पूरा, डबल सिंगल डबल, इस तरह से ये पूरा का पूरा हो रहा है। ये क्या बन रहा है? 6 मेंबर का चिलेट बन रहा है, जो कि क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्या असाइक्लिक अल्फ़ा डाइकीटोन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एंटी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है ये जो चीज़ है। यहाँ पे क्या होती है, जब टोटोमेरिज्म कराएंगे तो यहाँ पे एंटी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा? एंटी फॉर्म। साइक्लिक अल्फ़ा डाइकीटोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होता, फ्री रोटेशन। इनोल कंटेंट का ऑर्डर याद कर लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे याद करोगे नहीं होगा। ये जो ट्रिक है ये मैंने कहाँ से जनरेट करी है? चैट जीपीटी प्लस की मदद से मैंने इसको जनरेट करी है। तो आपको ये ट्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी ने बताई भी नहीं है। ये क्या है? बीटा डाइकीटो, फिर कीटो अल्डिहाइड का हो जाता है, डायल का हो जाता है, कीटो एस्टर का हो जाता है, डायस्टर का हो जाता है, कीटो का हो जाता है, अल्डिहाइड का। कैसे पता चलेगा? बेस्ट यानी कि बीटा डाइकीटो, कंगारूस कीटो अल्डिहाइड हो जाएगा। किक, ठीक है, डम से हो जाएगा डाई अल्डिहाइड, ठीक है। एलिफेंट से हो जाएगा ये अपनी कीटो एस्टर, डांसिंग से हो जाएगा डायस्टर, कूली से हो जाएगा अपने कीटो, और ली से हो जाएगा अल्डिहाइड, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है? बेस्ट कंगारूस किक डम्ब एलिफेंट्स। ये जो है, ये कंगारूस जो है, बेस्ट कंगारूस वो क्या करते हैं? किक कर देते हैं डम्ब एलिफेंट्स को, और उसके बाद में डांस करते हैं कुल्ली ऐसे करके, ठीक है। बेस्ट कंगारूस किक डम्ब एलिफेंट्स डांसिंग कुल्ली, गॉट इट। तो ये चीज़ अपने को याद हो गई है। अब अपने से कोई भी इनोल कंटेंट का क्वेश्चन पूछेगा, अपन लोग इजीली बता देंगे, क्योंकि अपने को क्या चीज़ पता है? तो ये चीज़ पता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अगर तीनों चीज़ें पता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने आपको बता दिया, इन तीनों के अलावा किसी में होती ही नहीं है, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है।
भाई तुम्हें समझ आ रही है कितने मतलब डिटेल्ड वे के अंदर बता रहा हूँ ये चीज़ें। ये तो जो है ना, तुम 10 घंटे के अगर लेक्चर देखोगे उसके अंदर जो तुम्हें एकदम ऐसा होती है ना कि ये चीज़ें तुम्हें एक एक करके समझाते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट पेस के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपन लोग क्या कर देते हैं, अपना GOC यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो GOC अगर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है तो अपन लोग क्या करते हैं, POC की जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी अलग से, क्योंकि नहीं तो फिर ये बड़ी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। अगर आप कमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। क्या इसके अंदर याद करना है, मैं आपको एक बार टिक करा दूँ क्या फटाफट? चलो 2 मिनट के अंदर मैं आपको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी टिक करा देता हूँ। आप मेरे साथ में ये जो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे बेसिकली, तो आपको कोई इशू है ही नहीं। तो आप क्या करो, टिक करने का ध्यान रखो बस। यहाँ पे देखो क्या अपने को याद करना है इसके अंदर से, ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। एक सबसे मैं नंबर लगा देता हूँ 1, दिख नहीं रहा यार, 1 शिट यार 1 नहीं 1, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद हो गई अपने को, बेसिक कर ली, ये अपने को पता ही है। 2, ये देखो ये चीज़ तो पता ही है अपने को 2, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता ही होती है, ये सारी चीज़ें भी पता ही होती है, ठीक है। ये अपने को पता ही है -m का क्या लगता है। ये हो गई अपना 3, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ पे 3 हो गया ये वाला, सॉरी 3, ठीक है। ये वाला हो गया अपना 4th, ये हो गया अपना 5th, पूरा का पूरा हो जाएगा ये वाला पूरा का पूरा भाई, लेफ़्ट वाली साइड का पूरा है, ठीक है। ध्यान रखना, ये अपने को पता ही है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में से कुछ याद करना है क्या, कुछ भी याद नहीं करना, वेरी गुड हो गया ये तो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने को पता ही होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भैया, गॉट इट। तो मैं तुम्हारे लिए इसको वो कर रहा हूँ ना 5, तो इसको कर देता हूँ 6, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और कर लेंगे थोड़ा सा। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक, ये वाला भी पता होना चाहिए, 7th डांसिंग रेजोनेंस का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो अपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये पता होना चाहिए एक तो, ठीक है। देख रहा हूँ भाई मैं क्या याद करना है यार, तुम्हें याद क्या करना है इस चीज़ को, ये कुछ भी पता नहीं होना चाहिए इनमें से, ठीक है। 7th देख लिया अपन लोगों ने भाई साहब, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। 8 बस भाई, टोटल 8 चीज़ें हैं। अगर तुमने टोटल 8 चीज़ें कर ली तो तुम्हारी GOC क्या है, डन है भाई। अब तुम चाहो तो इसको एक छोटी सी A4 शीट के पेपर के अंदर इतनी छोटे से जगह में आ जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ कहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं तुमने एक एक चीज़ बता दी है भाई, इसके बाद में मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ये एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर की यूज़ होता है, ये भी तुम्हें पता ही है, तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, मैंने तुमको कब से पढ़ा रहा हूँ भाई ये वाली जो चीज़ है। अब अपन लोग देख लेंगे इसको, ये वाली पूरी ट्रिक याद होनी चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाई है। ये चीज़ें तुम लिख के देखोगे बेसिकली, एसिडिक स्ट्रेंथ का तुम ऑर्डर लिख के देखोगे, बेसिक स्ट्रेंथ का तुम ऑर्डर लिख के देखोगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम इस वीडियो के बाद में एक पेज के ऊपर जाके तुम्हें क्या क्या लिखना है, और एक तो ये -i ग्रुप का ऑर्डर खुद से लिखोगे, पूरा हाथों से देख के लिख लेना वाली, लेकिन तुम्हें अगर जब तक तुम लिखोगे ना तुम्हें वो चीज़ आएगी नहीं बेसिकली, तो तुम्हें वो लिखनी तो पड़ेगी। चाहे अभी लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तुमने अभी लेक्चर देखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, ये सब चीज़ें पता ही है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है, वीकेंड डी ऑर्बिटल का एटॉमिक नंबर 13 से 17 के नीचे वाला होता है, सब पता है ये वाला, ठीक है। इसके बारे में अपने को पता ही है। नॉट बल्कि कौन से हो जाते हैं, ट्रुथ डेयर है, OH NH2 CN एक्सेट्रा, CNF एक्सेट्रा, ठीक है। नाइट्रोफिनोल का हो गया, प्लस ये इसका इफेक्ट्स के अंदर ये सारे के सारे हो गए, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ये सारे के सारे हो गए। एरोमेटिसिटी देखनी आती है अपने को, कोई इशू वाली बात है ही नहीं अपने लिए, ठीक है। इसके अंदर मोर अवेलेबल लोन पर, लेस अवेलेबल लोन पर, ये सारी चीज़ अपने को पता ही है कि भैया किसके अंदर क्या हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, साइज डिफरेंस का में तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पता ही है प्रायोरिटी किसकी क्या होती है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे इसको भी टिक लगा देते हैं कि भैया ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। इतना सा है बस ये वाला, और ये चीज़ अपने को एज इट इज़ पता होनी चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कौन से, ये 3 है, इनके अलावा कोई भी होता है क्या, नहीं होता भैया। इनोल कंटेंट का ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। कमेंट ज़रूर से कर देना यार प्लीज़, बहुत मुश्किल से मैंने बनाई है, तो कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, ठीक है। और बस एक दोस्त से शेयर कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके बाय, हैव अ गुड डे।